त्यागी त्यागी। तो आपने जैसा कि हमारी हेडलाइंस में सुना, कानपुर में दंगे के 40 आरोपियों की तस्वीरें जारी कर दी गई हैं। कानपुर पुलिस द्वारा ये तस्वीरें जारी की गई हैं और लोगों से कहा गया है कि इनसे जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो पुलिस को बताएं। दंगे की प्लानिंग के बड़े सबूत के तौर पर पुलिस ने आरोपी जफर हयात हाशमी के मोबाइल से 141 व्हाट्सएप ग्रुप्स मिलने का दावा किया है और जिनकी तस्वीरें जारी की गई हैं वो तस्वीरें आप यहां पर भी देख सकते हैं। ये कानपुर पुलिस द्वारा दंगाइयों की फोटो जारी की गई हैं और जनता से जो अपील की गई है उसके बारे में भी हमने आपको लगातार बताया। अब आपको थोड़ा सा क्लोजली ये चेहरे हम दिखाते हैं जिन्हें कानपुर हिंसा में बड़ा आरोपी माना जा रहा है और इन चेहरों को लेकर और ज्यादा इंफॉर्मेशन पुलिस चाहती है, कानपुर पुलिस चाहती है और कह रही है अगर आपके पास इन चेहरों को लेकर इंफॉर्मेशन है तो आप हम तक इन चेहरों को लेकर इंफॉर्मेशन पहुंचाइए। साथ ही हम आपको ये भी बता रहे हैं कि कैसे पूरे मामले की जो तफ्तीश है और जो आरोपी है जफर हयात हाशमी, उसके मोबाइल से 141 व्हाट्सएप ग्रुप मिलने का दावा किया गया है। जफर ने इन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप्स पर कानपुर बंद को लेकर सभी अपडेट्स दिए थे। पुलिस के मुताबिक जफर हयात ने कहा कि उसका मकसद पूरा हो गया है। तो सवाल यह है कि जफर हयात को भी पीछे से क्या कोई ऑपरेट कर रहा था? क्या जफर हयात मास्टरमाइंड है या फिर एक मोहरा है? ये अपने आप में सवाल है। हम आपको बता देते हैं आज का हमारा पोल क्वेश्चन है कि क्या कानपुर हिंसा के पीछे कोई नेता है? अभी तो आप ये चेहरे देख पा रहे हैं जिनके बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं। कानपुर पुलिस द्वारा इन चेहरों को लेकर और इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। सवाल यही है कि क्या कानपुर हिंसा के पीछे कोई नेता है? आपको क्या लगता है कि इसके पीछे राजनीति है? आपका जवाब हाँ या ना जो भी हो znews.com/vote पर अपनी राय हम तक पहुंचाइए। अपने इस ब्रॉडकास्ट के दौरान आपकी राय हम शेयर करेंगे, साझा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन जल्दी से रिपोर्ट देखिए। और जल्दी से आपको इस पूरे मामले से जुड़े अपडेट्स हम दे देते हैं। 40 आरोपियों की तस्वीरें बार बार हम आपको बता रहे हैं रिलीज करने के लिए कानपुर दंगे में एसआईटी की 4 टीमें भी बना दी गई हैं। पहली टीम मुकदमों को देखेगी तो वहीं दूसरी टीम है जो सीसीटीवी की जांच करेगी। इन तस्वीरों को देखकर आप कंफ्यूज ना हो, बार बार हम आपको बता रहे हैं ये वो चेहरे हैं जिन्हें लेकर कानपुर पुलिस द्वारा और इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। साथ ही जो एसआईटी की टीमें बनाई गई हैं उससे जुड़े हुए इन्फॉर्मेशन भी हम आपको दे रहे हैं कि एक टीम जो है वो करने वाली है मुकदमों को लेकर आगे बढ़ेगी, दूसरी टीम सीसीटीवी की जांच करेगी, तीसरी टीम पेट्रोल पंपों की जांच करेगी जहां से पेट्रोल पंप के लिए पेट्रोल लिया गया, कौन कौन से चेहरे थे उनकी पहचान की जाएगी। उनमें से कुछ चेहरे आप लगातार न्यूज़ पर देख पा रहे हैं। सारी की चौथी टीम उन भड़काऊ पोस्ट की जांच करेगी जो सोशल मीडिया पर हिंसा के पहले और बाद में आए। हम आपको बार बार ये बता रहे हैं कि किस तरह जफर के मोबाइल से पुलिस ने 141 व्हाट्सएप ग्रुप का पता लगाया था। अब ये खंगाला जा रहा है कि इन 141 व्हाट्सएप ग्रुप में कौन कौन से लोग शामिल हैं और मौजूदा सबूतों की अगर बात की जाए तो वही संदेशे को पुख्ता कर रहे हैं कि कानपुर हिंसा जो थी उसकी फिक्सिंग की गई थी, ये फिक्स थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इन आरोपियों पर अब योगी सरकार का बुलडोजर चलेगा? दंगाइयों पर एनएसए लगाने और उनकी संपत्ति जब्त करने का ऐलान योगी सरकार पहले ही कर चुकी है। इसी के साथ बुलडोजर की बात भी कही गई है। हालांकि बुलडोजर पर पहले भी बहुत ज्यादा सियासत हो चुकी है, एक पॉलिटिकल नैरेटिव का ये हिस्सा रहा था बुलडोजर। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में, और सवाल ये उठाया जा रहा है कि बुलडोजर जो है ये पहले भी उठाया जा चुका है कि बुलडोजर कैसे एक ही धर्म के लोगों पर चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये आरोप पहले भी लगे, सवाल पहले भी पूछा गया। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। मेरे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ है। विशाल पांडे, सबसे पहले जो कानपुर हिंसा को लेकर 40 तस्वीरें जारी की गई हैं उन्हें लेकर और क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है?
आदित्य देखिए, इस वक्त मैं कानपुर के उसी चौराहे पर मौजूद हूं जहां पर 3 जून को ये पूरी हिंसा हुई थी और सबसे पहले ये जो 40 संदिग्धों के पोस्टर लगाए गए हैं वो इसी चौराहे पर लगाए गए हैं। आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूं क्योंकि यहीं पर पथराव हो रहा था, पत्थरबाजी हो रही थी, भारी संख्या में प्रदर्शनकारी यहां पर इकट्ठा हुए थे और यहीं पर एक पूरा पोस्टर लगा दिया गया है 40 संदिग्धों का, जिनकी तलाश इस वक्त कानपुर की पुलिस कर रही है। कानपुर के लोगों से मदद मांग रही है कि जो लोग इनके बारे में जानकारी रखते हो वो जरूर बताएं कि ये लोग कहां पर हैं ताकि इन्हें पकड़ा जा सके। अब तक 38 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है कानपुर हिंसा मामले में। इसके अलावा कई एफआईआर दर्ज की गई है जो अज्ञात हैं। पूछताछ के दौरान अलग अलग लोगों से उनके भी नाम रघुवंशी भी हमारे साथ। विशाल, मैं आपके पास आऊंगी। अपने है। दर्शकों को लगातार हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो तस्वीरें जारी की गई हैं कानपुर पुलिस द्वारा। मैं आपसे समझना चाहती हूँ विशाल रघुवंशी कि इन तस्वीरों को जारी करने के पीछे मंशा क्या है और इन 40 चेहरों को लेकर और इंफॉर्मेशन क्या है? देखिए, आपको बता दें कि जो पोस्टर्स हैं वो पूरे इस एरिया में लगा दिए गए हैं। परेड चौराहे पर मैं मौजूद हूँ और सद्भावना चौकी है, यहीं पर ही पूरा ये हिंसा हुई थी। और आपको बता दें कि देखिए, आपको चौकी के पर भी आपको ये तस्वीर जो है ये लगी हुई दिखाई पड़ेगी। जो पोस्टर हैं वो लगाए गए हैं और ख़ास बात ये है कि इनमें से पोस्टर्स लगने के बाद 3 लोग की इन्फॉर्मेशन जो है वो पुलिस को मिल गई है। मतलब 3 लोग की जानकारी जो है वो पुलिस को दे दी गई है। और आप देखिए, एक मोबाइल नंबर भी जो है इसमें लिखा गया है। इस तस्वीरों को लगाने का मकसद बिल्कुल साफ है कि जैसे हमने CA-NRC में देखा था कि जो तमाम दंगाई हैं, चूंकि देखिए कई ऐसे इसमें से लोग थे जो अलग अलग इलाकों के थे, बाबू पुरवा के बताए जा रहे हैं, इसके साथ साथ जाटगांव के बताए जा रहे हैं। ऐसे में उनको जनता आपसे आगे ये जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन पहले जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने शेयर की, जो 40 लोगों की तस्वीरें, 40 लोगों के चेहरे जारी किए गए, आप उसमें से कह रहे हैं कि 3 लोगों को लेकर इंफॉर्मेशन कानपुर पुलिस के पास पहुंच चुकी है। देखिए, बिल्कुल 3 लोग की जो जानकारी है वो कानपुर पुलिस के पास पहुंच चुकी है। जॉइंट सीपी ने इस बात की पुष्टि की है कि 3 लोग की जानकारी जो है वो स्थानीय लोगों ने दी है। मतलब साफ है कि अब जैसे कि ये पोस्टर लगना शुरू हुआ है, 1 घंटे का समय महज हुआ है और आप देखिए 1 घंटे के अंदर 3 लोग की जानकारी जो है वो पुलिस के पास पहुंचना, ये एक बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए। और पुलिस का कहना है कि ये जो 40 लोग हैं इनको आइडेंटिफाई हो जाने के बाद हम नेक्स्ट पोस्टर भी जारी करेंगे। मतलब अभी और भी आरोपी ऐसे हैं जिन्होंने अमन और चैन इस शहर का छीना है, उनके पोस्टर भी जारी किए हो सकती है जानने के लिए विशाल पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं। तो 2 विशाल इस वक्त हमारे साथ हैं, विशाल स्क्वायर आप इसे कह सकते हैं, जो इस वक्त कानपुर हिंसा को लेकर पूरी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, बार बार जी न्यूज आपको ये बता रहा है। विशाल पांडे, जैसा कि अभी विशाल रघुवंशी बता रहे थे कि और चेहरों के जो हैं और आरोपी जो हैं उनकी तस्वीरें भी जारी की जा सकती है, उसे लेकर आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, जल्दी से बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए आदित्य, बिल्कुल, क्योंकि और लोगों की अभी जानकारी यहाँ पर इकट्ठा की जा रही है। अज्ञात लोगों में कई नाम यहाँ पर लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। खासतौर पर पेट्रोल पंप से जिन लोगों ने खाली बोतल में पेट्रोल लिए थे उनको तलाश करने की कोशिश यहाँ पर पुलिस की तरफ से की जा रही है। जो पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए, एक बार हम चाहेंगे कि यहाँ पर ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी जी मौजूद हैं, उनसे हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। आनंद जी, पोस्टर्स लगा दिए गए हैं, कितने लोग अब तक इसमें से पकड़े गए, कोई सूचना मिली है? नहीं, ये जो पोस्टर लगाए गए हैं आज इनमें 3 लोगों को तो हम पहचान पाए हैं पिछले 1 घंटे में और इनके बारे में सूचना हमें आई है, लोगों ने फ़ोन करके बताया है और बाकी जो लोग हैं उनके बारे में हम उम्मीद करते हैं कि अगले 24 घंटे में काफ़ी लोग फ़ोन करके हमें सूचना देंगे। उनकी कोई पहचान हो पाई जो लोग खाली बोतल में पेट्रोल ले रहे थे पेट्रोल पंप से? पहचान करने का जो काम है वो जारी है और एक टीम बनाई गई है इस पूरे प्रकरण की जांच करने के लिए, लोगों की पहचान करने के लिए। विशाल, आप इनसे पूछिए कि पुलिस के रडार पर अगर बात की जाए हिंसा, जिस पैमाने पर ये हिंसा हुई, क्या कार्यवाही, कितने लोग हैं, चीजों का पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो। कुल कितने लोग आपकी रडार पर इस वक्त है इस हिंसा को लेकर? क्योंकि 40 तो पोस्टर जारी हो गए हैं, 38 गिरफ्तार हो गए हैं, ये संख्या कुल कितनी हो सकती है? और CCTV कैमरे से जो फीड मिली है और अलग अलग माध्यमों से आप लोगों के द्वारा जो फीड मिली है, जिन वीडियो फुटेजेस को आप लोगों ने भी देखा है, अब तक हमने 38 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है और लगभग अब 36-35 लोगों को हम पहचान पा रहे हैं। 40 का फ़ोटोग्राफ हमने इशू कर दिया है, कुछ और भी फ़ोटोग्राफ्स डेवलप करने की कोशिश की जा रही है
अगर हो जाता है तो हम उसे भी जारी करेंगे। सबकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। और ये भी पूछें कि जिनकी तस्वीरें जारी की गई हैं उन पर किस तरह के आरोप हैं? बिल्कुल, वो पेट्रोल बम फेंक रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, सपोर्ट दे रहे थे, भड़का रहे थे, क्या कर रहे थे? जी आनंद जी, एक सवाल ये है कि जिनकी तस्वीरें ये जारी की गई हैं इन पर किस तरह के आरोप है? क्योंकि हालांकि तस्वीरें देख रहे हैं, किसी के हाथ में पत्थर है, कोई पत्थर उठाने की कोशिश में है, तो ये किन आरोपों में है जिनकी तस्वीरें जारी की गई? 3 तारीख को इस क्षेत्र में जो राइटिंग हुआ और दंगे की जो घटना हुई, जिसके लिए मुकदमा दर्ज किया गया है, उस मुकदमे के संदर्भ में सीसीटीवी फुटेजेस कलेक्ट किए गए। 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में इस क्षेत्र के उन स्थानों पर जहां पर ये घटनाएं हुई थी के सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर्ड ये फीड है और उससे डेवलप भी फोटोग्राफ है। एक अंतिम सवाल आपसे आनंद जी, बुलडोजर क्या यहाँ पर भी चलाने की तैयारी है? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब इस तरह की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने की कोशिश होती है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश होती है, तो योगी जी का बुलडोजर जरूर आ जाता है। तो क्या यहाँ भी बुलडोजर लाने की तैयारी है? देखिए, सार्वजनिक संपत्ति के तोड़फोड़ से संबंधित जो कानून है उससे संबंधित धाराएं भी इस एफआईआर में आप देख सकते हैं और कानून संगत सभी कार्य हमारे द्वारा किए जाएंगे। कानून के शासन में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि विधि सवाल और पूछें, बीते दिनों में जो सियासत हुई है, तरह तरह की वीडियो सामने आए, उसमें ये कहा जा रहा है पुलिस ने पक्षपात किया है, उस पर क्या कहेंगे सर? पुलिस पर पक्षपात के आरोप लगे हैं, क्या जवाब देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? बिल्कुल आदित्य, आनंद जी, कई लोग इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, आपने भी देखा होगा कि पुलिस पक्षपात कर रही है, इस पर आपका क्या कहना है आरोपियों को पकड़ने में? देखिए, जो सीसीटीवी फुटेजेज हमारे पास हैं, जो एफआईआर हमारे पास है, उसके साथ विशेष जांच दल अपना काम कर रही है और जो चीज़ें हमारे पास अभी प्रमाण के रूप में सामने आई हैं, हम उनके आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। हम बहुत स्पष्ट हैं कि साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। हम बहुत स्पष्ट हैं कि घटना की अनुरूप कार्रवाई होगी और हम बहुत स्पष्ट हैं कि जो दोषी हैं सिर्फ उन पे कार्रवाई होगी। तो देखिए आदित्य, आनंद प्रकाश तिवारी ने बिल्कुल साफ किया कि 40 लोगों के जो दोषी हैं सिर्फ उन पर कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा कानून संगत कार्रवाई होगी। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी हैं, AIM का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। आपको स्क्रीन पर फरहा फैज दिखाई दे रही हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ हैं और आपको बता देते हैं मुजीबुर रहमान हमारे साथ हैं सबसे, और सुशील पंडित जी भी हमारे साथ हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल मुमताज आलम रिजवी आपसे है जी। योगी सरकार का स्टैंड एकदम क्लियर है, ये तस्वीरें उन्होंने जारी कर दी हैं और पुलिस का पक्ष आपने सुना कि जो भी न्याय संगत होगा, कानून संगत होगा, हमने वो एक्शन लिया है। नहीं, मुझे लग रहा है कि मोदी जी का पक्ष तो बिल्कुल क्लियर है बहुत शुरू से कि वो एक तरफा कार्रवाई करवाएंगे और जो भी आवाज उठेगी उसे दबाएंगे और सही जांच नहीं कराएंगे। ये उनका पक्ष बहुत दिनों से क्लियर है, वरना ऐसा नहीं। देखिए, 2 चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। पहली चीज ये कि क्या लोकतंत्र है या नहीं है, क्या कोई अपने हक की आवाज उठा पाएगा कि नहीं उठा पाएगा, तो ये चीज हमें पहले बता दी जाए। नहीं, मुमताज आलम रिजवी, नहीं सर, प्लीज टू द पॉइंट बात कीजिए आप मुझे, भाषण का मंच नहीं है। आप मुझे कहिए हक की आवाज कहाँ उठाई जाएगी, आप मुझे बताइए प्लीज। नहीं, हक की आवाज अगर कोई अपनी हक की आवाज, अगर नुपुर शर्मा ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की, नवीन ने सर आप मुद्दे से ना भटकिए, तो क्या ना मुद्दे से भटकाइए, ठीक है? नहीं, मुझे आपको ये स्पष्ट करना पड़ेगा और मैं आज सारे पैनलिस्ट को ये क्लियर कर दूं, मुद्दे पर रहिएगा, क्योंकि जो भी पैनलिस्ट मुद्दे से भटकेगा मैं उस पैनलिस्ट की बात वहीं पर स्टॉप कर दूंगी, प्लीज। तो आप मुझे ये बताइए, नहीं करने से नहीं होगा ना सर। मुमताज आलम रिजवी जी, जल्दी से ये बताइए कहां पे होगा हक की लड़ाई, कहां लड़ी जाती है? आप मुझे जरा पहले बताएं। पेट्रोल बम पर पत्थर से लड़ी जाती है हक की लड़ाई, उसे आप हक की लड़ाई कहते हैं? आपने तय कर दिया कौन लेके आया पत्थर, बताइए आप।
नहीं तो आपने आपके पास कोई सबूत? एक बात सुने, आपके पास सबूत है? उनके हाथ में पत्थर किसने दिया, पहले ये बताइए, ये बताइए आप मुझे, पत्थर किसने दिया, पत्थर किसने दिया? जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, वो कौन है जिन पर आरोप लग रहे हैं? आप उनके साथ खड़े हैं, क्लियर कीजिए, 3 सवाल हैं, क्लियर कीजिए। IPS अफसर BN राय किताब पढ़ लीजिए, हिंदुस्तान में दंगे और हिंदुस्तानी पुलिस, ये किताब है, पूरी रिसर्च मौजूद है, ये कोई नई चीज नहीं हो रही है। ये आजादी के बाद से अब सर आप मुझे किताबें मत पढ़ाइए, होते हैं, उससे किताबें मत पढ़ाइए सर, सुनिए, किताबें मत पढ़ाइए, कानून की बात कीजिएगा, संविधान की बात कीजिएगा। ये जो तस्वीरें हम चला रहे हैं, इन तस्वीरों पर आपकी क्या राय है, बस इतना बता दीजिए मुझे। आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए सर, प्लीज प्लीज। आपसे सवाल है, इन तस्वीरों पर आपकी क्या राय है, ये लोग कौन है, प्लीज। नहीं, हम क्या कहें, दोनों तरफ की दिखाइए ना, और फिर जांच कराइए, दोनों तरफ की तस्वीर दिखाइए ना, और तो फिर जांच कौन करेगा? जांच कौन करेगा? नहीं, जांच कौन करेगा पहले बताइए, जांच कौन करेगा? जांच कौन करेगा? जांच कौन करेगा? जांच पुलिस करेगी, जांच सरकार करवाएगी। पुलिस पर तो आपको भरोसा नहीं है, उसी पुलिस पर तो आपको भरोसा नहीं है, आप तो उसी पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं ना, तब से आप उसी पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं और वापस जांच आप पुलिस से ही करवाएंगे। आप बेहतरीन है, आप बेहतरीन है। एक और बात बताइए, ये मैं चाहती थी आप इस पॉइंट पर लौटे। अब आप मुझे बताइए, हक की लड़ाई कहाँ लड़ी जाती है, जल्दी से सर, हक की लड़ाई कहाँ लड़ी जाती है आपके हिसाब से? पेट्रोल बम और पत्थर से लड़ी जाती है? 141 व्हाट्सएप ग्रुप पर लोगों को भड़काने के जिस पर आरोप लग रहे हैं, उन पर आप क्या कहेंगे? जल्दी से जवाब। नहीं, हम कह रहे हैं हक की लड़ाई जहां हम रह रहे हैं वहां लड़ी जाती है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि लोग मांग कर रहे हैं। हम भी जंतर मंतर पर धरना देने जा रहे हैं, हम भी गिरफ्तारी की मांग करने जा रहे हैं, हम भी गिरफ्तारी की मांग करने जा रहे हैं। सर आप तो जंतर मंतर पर, तो सर एक हाथ में पत्थर उठा लेंगे क्या आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं सर? नहीं, पत्थर उठा लेंगे, एक हाथ में फोन लेके दूसरे हाथ में पत्थर होगा आपके? आप ये बताइए मुझे। नहीं, पत्थर क्या होगा? और सुनिए, पत्थर कोई नहीं, इन तस्वीरों पर बोलिएगा सर, वापस लौटूंगी आपके पास, वापस लौटूंगी। डॉक्टर अजीज खान जल्दी जल्दी प्लीज, डॉक्टर अजीज खान जल्दी जल्दी। सर भाषण का मंच नहीं है, सॉरी। आप तीनों सवालों पर कॉर्नर्ड हो गए, आप डिसाइड कर लीजिए, आपको क्लैरिटी नहीं है इस वक्त, तो उस पर क्लैरिटी ले लीजिए। डॉक्टर अजीज खान, अब दंगाइयों पर बुलडोजर की तैयारी अगर योगी सरकार कर रही है तो आपको उस पर दिक्कत तो नहीं है सर? धर्म तो नहीं आड़े आएगा किसी का? देखिए ऐसा है अदिति जी, अभी मैं देख रहा हूं कि पहले पुलिस ट्रायल था, अब मीडिया ट्रायल कई दिनों से चल रहा है। अच्छा, देखिए ये सारी चीजें क्या मीडिया तय कर देगी? मैं जानना चाह रहा हूं। नहीं पॉलिटिशियंस क्या करेंगे सर? आपके चैनल है, सुनिए ना मेरी बात। अरे मैं सुन रही हूं आपकी बात। चैनल को फॉलो कर रहा, जो पत्थर चल रहे थे वो दोनों तरफ से चल रहे थे, वीडियो में स्पष्ट दिख रहे थे। अभी जो लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जिन लोगों के नाम FIR में आए हैं वो कहीं ना कहीं एक ही पक्ष के लोग हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये निष्पक्ष पूर्ण घटना, यानी इसकी जो तहकीकात हो रही है वो निष्पक्ष पूर्ण नहीं है। हम चाहते हैं, हमारी मांग है कि हाईकोर्ट के जो जज है, रिटायर्ड जज है या सिटिंग जज है, एक SIT गठित करके उसकी जांच क्यों नहीं करवा ली जा रही है? आखिर पुलिस ट्रायल जो हो रही है, आप देख रहे पुलिस ने जो भी अब तक जांच किए हैं वो किसी भी मामले में ले लें आप, तो कहीं ना कहीं वो संदिग्ध जांच रहा है। तो अगर वाकई में सरकार चाहती है कि निष्पक्ष जांच है होगा, तो निष्पक्ष जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच करवा लीजिए, एक SIT गठित कर दीजिए। ठीक है, आप बता रहे हैं कि किससे जांच करानी चाहिए, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूं, निष्पक्ष जांच की बात अगर आप कर रहे हैं, आपको इस बात से आपत्ति हो रही है कि सिर्फ एक पक्ष को टारगेट किया गया है सर, तो इस देश में तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, अदालतें बैठती हैं, क्या काम है अदालतों में? इस तरह के मामलों के लिए आप सिर्फ सियासत करेंगे बैठकर डिबेट में? जाइए अदालतों में, दिखा दीजिए साक्ष्य, दिखाइए ना साक्ष्य। बस डिबेट में ही वीडियो घुमाते हैं आप लोग, वीडियो आपको डिबेट में ही याद आता है? नहीं, अदालत भी जाएंगे, लेकिन जब तक अदालत जाएंगे, जब तक वो बेचारे जो निर्दोष होंगे वो कहीं ना कहीं उनको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, उनके घर गिरा दिए जाएंगे। ये पत्थर जिनके हाथ में हो, जिनके हाथ में पेट्रोल बम हो, वो निर्दोष हैं, ये कह रहे हैं सुशील पंडित जी। वैसे ये मॉडल तो कश्मीर में भी देखा ना, पत्थरबाजी का ये कश्मीरी मॉडल
तो अब इंडिया के दूसरे शहरों में जिस तरह से रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है और वहां के सियासतदान की तरह यहां भी जिस तरह सियासत खड़ी हो रही है, लग रहा है इतिहास खुद को दोहरा रहा है। अदिति जी, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है। जो 2 महीने पहले यूपी में सत्ता बदल की कोशिश की गई थी, उस पे बहुत सब कुछ दारोमदार था, लोगों ने बड़ा निवेश किया था उसमें, और धमकियां भी मिल रही थी चुनाव के दौरान कि आने दो हमारी सरकार। लेकिन जब वो आयोजन धरा का धरा रह गया, मैंने आज से 6 हफ्ते पहले ट्वीट करके चेतावनी दी थी कि अब ये सड़कों पर निकलकर निपटेंगे, ये हिंसा का सहारा लेंगे। इनकी लोकतंत्र में वहीं तक आस्था है जहां तक ये जीतते हैं। जब ये हार जाते हैं तो इनके लिए लोकतंत्र कुछ मायने नहीं रखता। ये हक की लड़ाई फिर पत्थर से और पेट्रोल बम से लड़ते हैं। तो ये मानसिकता है, प्रशासन को इस मानसिकता से निपटना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये मानसिकता निपटना पड़ेगा, प्रशासन को तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन वापस उसी सवाल पर लौट रही हूं सुशील जी, क्योंकि जब हम ये तस्वीरें देख रहे हैं तो कानपुर और कश्मीर में फर्क करना, एक जमाने में जिस तरह की पत्थरबाजी कश्मीर में होती थी जाहिर तौर पर 370 हटने के बाद, उस पर एक ब्रेक लगा है और अब ये घटनाएं जो हैं कश्मीर में लग रहा है थम गई हैं, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में इन्हें रेप्लिकेट करने की लगातार कोशिश की जा रही है। क्योंकि हमने बहुत ढील दी है। ये जो दिल जीतने की बीमारी है, इसके कारण आज सर पर चढ़ गए हैं हिंसक लोग, उपद्रवी लोग। उनको लगता है कि वो अपनी बात हिंसा से और जबरदस्ती मनवा लेंगे। क्योंकि इस बात को बहुत ढील दी गई, आज हम उसके नतीजे भुगत रहे हैं। अगर शुरू में ही इसको संभाल लिया होता तो आज इस तरह की हिंसा की कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं पड़ती किसी की। ये ढील देने का नतीजा है। मुजीबुर, दिल जीतने के लिए आप कुछ भी आपकी क्या राय है लोगों पर जिनके हाथ में पत्थर, पेट्रोल बम, जिनके पोस्टर्स जारी हुए, जिन्होंने उपद्रव किया, उपद्रवी हैं जो? अदिति जी, पहले तो मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा, मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं, मैं सिर्फ एक वकील हूं, उसके अलावा और कुछ नहीं हूं मैं। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से आप बता रही हैं कि वो पत्थरबाजी हो रही है और पत्थरबाजी की है, तो मैं ये बता रही हूँ समुदाय है, एक समुदाय विशेष जब एक धरना निकालने की जब समुदाय धरना निकालता है, वहां पर कानपुर पुलिस की जिम्मेदारी थी उन लोगों की प्रोटेक्शन, जो धरना कर रहे थे उनकी प्रोटेक्शन करने की। लेकिन यहां पर कानपुर पुलिस ने खुद पथराव किया और करवाया दंगाइयों के साथ, बाकायदा ठेले पर पत्थर लाके, उसकी वीडियोस मौजूद हैं। तो आप बता रही हैं कश्मीर में भी ऐसा होता था, वहां तो वीडियो नहीं आती थी, तो जाहिर है वहां पर भी जो है पुलिस बल और सुरक्षा बल ये काम करते होंगे जैसा आप बता रही हैं, जैसा कि कानपुर में पुलिस बल ने किए हैं। मैं सबूत इकट्ठे कर रहा हूँ, कोर्ट भी बहुत जल्दी जाने वाले हैं। पूरे पथराव ये कानपुर पुलिस ने किए हैं, पलटकर फिर जो मुस्लिम समुदाय के लोग धरना कर रहे थे उन्होंने भी किया, जवाबी कार्रवाई करते हैं लोग, साबित करने की कोशिश करते हैं। सर प्लीज जवाबी का आप पत्थर फेंकेंगे किसी के ऊपर, अगर पुलिस पत्थर फेंकेगी किसी के ऊपर, किसी के घरों में पत्थर फेंकेगी और फिरवाएगी, तो पलटकर तैयार रहना चाहिए कि उनके घर में भी पत्थर आएगा। फिर एक सेकंड सर, अदिति जी, आप किसी पे पत्थर फेंकेंगी तो आप भी तैयार रहिए कि आपके ऊपर भी पत्थर आएगा। सर ना तो मैं पत्थर फेंकती हूँ, सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा, ना तो मैं पत्थर फेंकने का काम करती हूँ और ना मैं अपने ऊपर पत्थर बर्दाश्त करती हूँ। ध्यान से सुनिएगा। और लेकिन अपनी मेरी तरफ पत्थर फेंकने वाले को किस तरह से जवाब देना है मुझे आता है। सुन लीजिए, आप अपने आप को लॉयर बता रहे हैं ना, लॉयर बता रहे हैं, तो कानून की किताबें आपने बहुत पढ़ी होंगी सर, और कानून की किताबों में क्या लिखा है आज आपको वही अप्लाई करने की जरूरत है। कानून अपने हाथ में ले लूंगी मैं, कानून अपने हाथ में ले लूंगी आपके कहने से, आपके कहने से। पत्थर लेकर के आ रही है, आप जाइए ना, और आप जितने वीडियो गिनवा रहे थे, वीडियो गिनवा रहे थे ना, आप जाइए अदालत में, क्यों नहीं जाते, वकील है ना। मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर प्लीज। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आपके पास साक्ष्य है ना, अदालतें एविडेंस से चलती हैं, जाएंगे, पुलिस की थियरीज को क्वेश्चन करती हैं, लॉयर है ना, जाइए अदालत में, गए हैं आप, तो आप उसके साथ सवाल नहीं सुनेंगे आप सर। ये बहुत शर्म की बात है आपके लिए, अगर किसी मिस्कीन के पास, किसी निर्दोष के पास अगर सबूत नहीं है, मेरे लिए ना शर्म की बात है, सुनिए ध्यान से, ना शाम की बात है, सुन लीजिए ध्यान से सुनिए, शर्म की बात, शर्म उन्हें आनी चाहिए जो हाथ में
पत्थर लिए हुए हैं। शर्म उन्हें आनी चाहिए जो पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, शर्म उन्हें भी आनी चाहिए जो कानून के गलत साइड खड़े हुए लोग हैं उनका बचाव कर रहे हैं, और शर्म उन्हें भी आनी चाहिए जिन्होंने साजिश रची है और इनके हाथों में पेट्रोल बम दे रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। आपको अगर ये क्लैरिटी नहीं है वकील होने के नाते भी, तो सर सोचिए, थोड़ा सा आत्ममंथन कर लीजिए, कोई बात नहीं, सोच लीजिए। फराह फैज हमारे साथ है, वो भी एक लॉयर है। फराह फैज जरा सर को बता दीजिए, जब ये दावा करते हैं इनके सारे दावे डिबेट्स के लिए ही क्यों है? चले जाए ना कोर्ट, बैठिए इस देश में अदालतें। बता दीजिए मुजीबुर रहमान जी, कुछ भी डोंट ट्राई टू डिफेंड द इनडिफेंसिबल, प्लीज डोंट डू दैट। मुजीबुर रहमान ये कह रहे हैं मैं एक एडवोकेट हूँ और मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ। सबसे पहली बात तो इन्होंने जो ये एडमिट किया कि मैं एक एडवोकेट हूँ, तो एडवोकेट कभी भी इस तरह से चीखता चिल्लाता नहीं है और इस तरह से एक तरफा नहीं करता है। वकील जब भी बात करते हैं वो सारी चीजों को, सारे तथ्यों को सामने रखे बहुत ही पोलाइटली और टू द पॉइंट बात। इनका बात की गवाही दे रहा है कि ये सिवाय एक कम्युनल आदमी कुछ नहीं है और इन लोगों का मकसद जो है वो सिर्फ सोसाइटी में एक जो है एक हलचल पैदा करना है। और ये जो कम्युनिटी है, मुसलमान कम्युनिटी के जो यंगस्टर्स हैं, उनको क्योंकि वहाँ कश्मीर में अब जो है वो इस दायरे से बाहर आ गए, तो ये चीजें अब इन्होंने यहाँ पर भी शुरू कर दी। ये पता नहीं कौन सा टाइम होगा जब ये मुस्लिम कम्युनिटी का पीछा छोड़ेंगे और मुस्लिम यंगस्टर्स को टारगेट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम बंद करेंगे। अगर किसी ने गलती की है, अगर ये एक वकील है, तो ये क्यों नहीं कहते कि हाँ ये लड़ाई कोर्ट में लड़ेंगे? वेरी गुड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दीजिए जवाब मुजीबुर रहमान। पुलिस वालों के कैमरे मौजूद हैं, कैमरों में रिकॉर्डेड है पत्थरबाजी करते हुए पुलिस वाले। अगर कहां से आ गया, कैमरे में रिकॉर्डेड है भाई। पुलिस वाले पत्थर फेंक रहे हैं, रिकॉर्डेड है कैमरे में। अगर कहां से आ गया, वो आपसे कह रही है अदालत क्यों नहीं जाती? जो थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रही थी, आपके पास साक्ष्य है ना, अदालत जाइए मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान डिबेट में मत चिल्लाइए सर, अदालत चले जाइए, अदालत चली जाइए सर। क्या रिश्तेदारी है आपकी? क्या लगता है आपको क्या बेनिफिट है गलत के साथ खड़े होने में? एक आदमी पत्थरबाजी कर रहा है और आप उसकी वकालत कर रही है। एक आदमी वकालत तो आप भी किसी की कर रहे हैं सर, वकालत तो आप भी कर रहे हैं मुजीबुर रहमान। आप फराह फैज को कह रहे हैं कि आप उनकी वकालत कर रही हैं, आप भी किसी की वकालत कर रहे हैं। आप शायद उनकी वकालत कर रहे हैं जिनके हाथ में पत्थर और पेट्रोल बम थे, उनकी वकालत आप कर रहे हैं सर। उस पर जवाब दे लीजिए, उस पर जवाब दीजिए, मुझे जवाब दीजिए सर। ऐसे ही आपके कुछ भी बोलने से, आपके आरोप लगाने से, सुन लीजिए मुजीबुर रहमान, अदालत कब जा रहे हैं? मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, भारत का कोई भी नागरिक अदालत कब जा रहे हैं आप? कैसे खड़ा हो सकता है? अदालत कब जा रहे हैं आप? अदालत हम जाए नहीं जाए, लेकिन आप क्यों साथ खड़ी हैं पत्थरबाज पुलिस के? ये बताइए, आपका क्या पर्सनल गेन है? मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ, अब आप निजी हमले पर आ गए। जो पत्थरबाजी करते हुए तार के कंगाली में एक यही लास्ट डिफेंस बचता है। अरे मुझे लगा था आप अच्छे लॉयर होंगे सर, दलीलों से आप बात करेंगे, दलीलें रखेंगे, लॉजिक से मुझे हराएंगे सर। मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, मैं तो दलील भी नहीं रख रही, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ सर। उस पर आप इतना बौखला गए कि निजी हमले पर आ गए सर, निजी हमले पर आ गए। आप अदालत जाएंगे नहीं जाएंगे? थोड़ी देर पहले आपने कहा हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो सर फिर डिबेट में ही बैठकर वीडियो की बात करेंगे। चले जाइए ना पुलिस के पास, दे दीजिए वो वीडियो दीजिए, कराइए एफआईआर। ये सब तो आपको मुझसे बेहतर पता है, एफआईआर दर्ज कराइए ना। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, जिन पर मामले दर्ज नहीं किए गए, जिन्हें बचाने की कोशिश पुलिस कर रही है, ये आरोप आप लगा रहे हैं, जाइए उनके खिलाफ। नहीं जाएंगे। मुमताज आलम रिजवी, मुझे मत सिखाइएगा, मुझे मत सिखाइएगा सर। आप अदालत में जाइए, वकील है ना, तो अदालत में लड़िए लड़ाई। नहीं लड़ेंगे आप, डिबेट में ही आकर चिल्लाना है, कोई बात नहीं सर। डिबेट में ही आप निजी हमले करेंगे, आप पुलिस के पास नहीं जाएंगे, आप अदालत भी नहीं जाएंगे। आप ना अदालत जाएंगे ना पुलिस के पास जाएंगे। पुलिस तो वीडियो रिलीज कर देगी ना सर, नहीं जाएंगे आप, लेकिन नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं। मुमताज आलम रिजवी जी, अदिति जी, आप बार बार कह रहे हैं अदालत जाइए, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है अदालत से पहले जो बार बार बुलडोजर आप बुलवा रही हैं, अभी मैंने देखा कि आपने अपने रिपोर्टर से वहां पूछवाया कि बुलडोजर कब जा रहा है। सर हमारा रिपोर्टर भी इंडिपेंडेंटली सोच सकता है सर। नहीं सुन लीजिए, नहीं ये आपके यहाँ बताया जाता होगा कि क्या जवाब देना है। मुमताज आलम रिजवी, ये आईएम की पाठशाला में पढ़ाया जाता होगा कि स्पोक्स पर्सन डिबेट में जाकर क्या बोलेंगे। जी न्यूज में नहीं पढ़ाया जाता, ना मॉडरेटर को पढ़ाया जाता है, ना रिपोर्टर को पढ़ाया जाता है। वो दोनों अपनी अकल के हिसाब से, अपनी कॉमन सेंस, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सवाल करते हैं। तो पहले तो आप अपने आप को दुरुस्त कर लीजिए, यहाँ पर मुद्दे पर आ जाइए, तार्किक बात कीजिएगा। चैनल के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलेंगे आप। इस तरीके
सुनिए तो मेरी बात सुन लीजिए। हाँ सुन रही हो, तो निजी हमलों के लिए नहीं बुलाया आपको, आपके निजी हमले सुनने के लिए नहीं बैठे हैं दर्शक। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि आप बताइए कि ये अदालत से पहले, अदालत के फैसले पहले बुलडोजर भेज करके घरों को गिराने का हक किसने दिया है? किस संविधान की किस धारा में लिखा है? हमें इसका जवाब दे दीजिए। आप चलिए दीजिए जवाब। आप किस धारा में लिखा है कि अदालत में फैसले से पहले, जांच से पहले राजनीतिक विश्लेषण के आप बता दीजिए को हटाने का हक सरकार ने दिया है? मुमताज आलम रिजवी, एक सेकंड रुक जाइएगा सुशील पंडित जी, एक सेकंड रुक जाएगा। मुमताज आलम रिजवी, जो सवाल आपने पूछा है ना सर, वही कहते हैं जब पढ़ाया जाता है तो कई बार जो बहुत बेसिक चीजें होती हैं वो हम भूल जाते हैं। आप भूल गए जो सवाल आपको उन राज्यों की सरकारों से पूछना है जहां के आप आरोप लगा रहे हैं, वो आकर आप एक टीवी डिबेट में मॉडरेटर से पूछ रहे हैं जिसका सरकार में कोई रोल नहीं, प्रशासन में कोई रोल नहीं। सर जाके पूछिए ना सरकारों से, अदालत में चले जाइए, अदालत पूछ लेगी, आप नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं। सुशील पंडित कोई बात नहीं, सुन लीजिए, जवाब सुनिए। ये पूछ रहे हैं कि सरकार को ये हक किसने दिया है? सरकार को ये हक संविधान ने दिया है कि सरकारी संपत्ति पर या सार्वजनिक संपत्ति पर जो अतिक्रमण हो उसको हटाया जाए, बुलडोजर से हटाया जाए, तसले बेलचे से हटाया जाए, फावड़े से हटाया जाए, कुदाल से हटाया जाए, जिससे भी बन पड़े हटाया जाएगा। कोई इंफॉर्मेशन सूचना दी जाएगी, बैठे रहेंगे, उस पर कुछ कार्रवाई होगी अदालत की। आपको क्या और अचानक है या व्यवस्था से है? नहीं, अचानक कैसे हो जाएगा? कैसे सोच लिया कि अचानक कैसे हो जाएगा? क्यों मध्य प्रदेश की सरकार ने माफी मांगी? क्यों कहा कि हम फिर से हम बनवाएंगे उसको, उसका निर्माण कराएंगे? अरे सर, जितना मुमताज आलम रिजवी यहाँ सुशील पंडित के ऊपर चिल्ला रहे हैं ना सर, इसमें से 4 लाइनें आप अदालत में जाकर बोल देंगे ना साक्ष्य के साथ, डिबेट ही भाई अदालत में तो गए लोग, जा रहे हैं अदालत में। क्या आपको लग रहा है अदालत में लोग नहीं जा रहे हैं? लेकिन अदालत कोई डिबेट, अगर अदालत में चले गए तो सियासत खत्म हो जाएगी, ये डर लग रहा है ना। अभी तो सियासत करनी है, और सियासत को आपकी सियासत खत्म हो जाएगी ना सर। आप देखिएगा यही चल, लेकिन तब आप खबर नहीं दिखाएंगे। हाँ ठीक है, जब लोग दिखाते, मैं आपसे नहीं सीखूंगी सर, जिसे उस पार्टी से नहीं सीखूंगी, उस पार्टी से नहीं सीखूंगी जो एक धर्म के नाम पर वोट की बात करती हो, उस पार्टी से भी नहीं सीखूंगी जो डिसीजन आने से पहले अपना जजमेंट सुना देती है। मैं नहीं पूछूंगी और सीखूंगी उस पार्टी से। प्लीज सुशील पंडित की आवाज, सुशील पंडित की आवाज प्लीज। अदिति जी, ये चोरी है और चोरी के ऊपर सीनाजोरी है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज तक इनको बर्दाश्त किया गया है। चोरों को, सरकारी संपत्ति के अतिक्रमण करने वालों को, गैर कानूनी कब्जा करने वालों को बर्दाश्त किया जाता रहा। आज अगर कार्रवाई हो तो एकदम से अचानक कैसे हो गई? कमाल है। जिन लोगों को माफिया मांगनी चाहिए, शर्म से मुंह छुपाने चाहिए, वो आज कह रहे हैं कि अचानक कैसे हमारी चोरी पकड़ ली आपने। चोरी पकड़ना भी अचानक, चोरी कर लेना अचानक नहीं होगा, चोरी पकड़ना अचानक माना जाएगा। ये इसकी एक ही मात्र वजह है कि आज तक बहुत ढील दी गई है, बहुत सर पर चढ़ाया गया है। यही कारण है कि आज आंखें दिखाई जा रही हैं। आज अतिक्रमण हटाने पर सवाल पूछे जा रहे हैं। अतिक्रमण कानूनी होता है? ढील क्या दी गई? सरकारी छोड़िए, पर ढील क्या दी गई? होता है, ढील क्या कानून से कर सकते हैं जी। देखिए अदिति जी, सवाल मुझसे है, मैं मेरे ख्याल से जवाब दूं, अगर आप वक्त दें मुझे। बोलिए। देखिए, लगातार मैं सुशील पंडित जी को सुन रहा हूं, वो लगातार जो है कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, नफरत की भाषा बोल रहे हैं। अच्छा, बोल रहे सर चढ़कर बोल रहे हैं, ढील देने का नतीजा है, इनको बर्दाश्त किया गया। ये सब क्या शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है? किसको बर्दाश्त कर रहे हैं आप? इस मुल्क के जो वासी हैं, जो इस मुल्क में रह रहे हैं, अतिक्रमण करने वालों को उनका अधिकार है, बर्दाश्त किया जा रहा है, उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। अरे इनको रोकिए आप। नहीं अदिति जी, नो, मेरा तरीका नहीं है, मैं चिल्ला के बात नहीं करता हूं, इनको रोकिए आप। मैंने किसी मजहब का नाम लिया, नहीं डॉक्टर अजीज खान, आप उनकी बातों को गलत तरीके से लोगों के सामने रख रहे थे। वो बात कर रहे थे अतिक्रमण करने वालों की, और आपने कहा ये उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ी में किया, मुझे जवाब देने दें। हाँ तो जवाब तो सर आप निजी हमले थोड़ी करेंगे, दूसरों की बातों को ट्विस्ट थोड़ी कर देंगे, डिस्टॉर्ट थोड़ी कर देंगे सर। जवाब सही बात पर देंगे ना, सही बात पर जवाब दीजिए, सही तरीके से जवाब दीजिए।
डॉक्टर अजीज खान गलत बात का जवाब दे रहे हो। जो उन्होंने अरे कोर्ट सर, किया आप उसी उन की पर बात कह रहे हो, कर रहा बात हूं। फैलाते हैं, उन पर आप बोलते नहीं है, जो कहते पत्थर रखो, झंडा रखो, मंदिर बन गया, उससे भावनाएं आहत नहीं होती ना, उससे भावनाएं आहत नहीं होती, लेकिन अतिक्रमण करने वालों पर, एक्शन की बात करने वालों से भावनाएं आहत होती है, उन्माद फैलता है। ये आपकी डिक्शनरी, आपकी किताब में होता होगा। मुद्दे पर आ जाइए, जवाब डॉक्टर अजीज खान। मुझे बोलने दें, मुझे अरे बोलिए ना सर, मैडम। इतना विक्टिम कार्ड क्यों खेलते हैं आप? अरे नहीं, मैं विक्टिम कार्ड नहीं, आपने एक बोला कि अभी चुनाव आया है, उपचुनाव, इनके पास मुद्दे नहीं है, ये कहीं ना कहीं साजिश है, ये दंगा फैलाने की साजिश है, उस पर एक शब्द नहीं बोले। इनको बोलना चाहिए। अभी मुजीबुर रहमान साहब कहा कि पुलिस ठेले पर पत्थर लेकर घूम रही थी, उस पर एक शब्द नहीं बोले। वीडियो वायरल है उसका, लगातार चर्चा है, सारे चैनल दिखा रहे हैं, उस पर एक शब्द नहीं बोले। क्या साजिश है? लेकिन लगातार आप उस चीज को बात कर रही है, मीडिया ट्रायल कर रही है, जिस तरह ग्राउंड मैं मीडिया ट्रायल कर रही हूँ, और जब आप अपनी सियासत खड़ी कर रहे हैं, मैं मीडिया ट्रायल कर रही हूँ। जो हो रहा है वो दिखाकर मैं मीडिया ट्रायल कर रही हूँ, मैं खबर ना दिखाऊं। लेकिन आप यहाँ बैठकर अपनी सियासत चमकाएंगे, यहाँ बैठकर। सर, मैं तभी सुनूंगी जब आप मेरी किसी तरह के निजी हमले नहीं करेंगे सर, ये समझ लीजिए ध्यान से। आपकी बात भी नहीं, मैं हर बार इंटरप्ट करूंगी जब आप गलत बात करेंगे या मुद्दे से भटकाएंगे। तैयार रहिएगा इस बात के लिए, तो बेहतर यही होगा आप तार्किक तौर पर मुझसे बात करें। तो आप मुझे ये बताइए, आपको मीडिया में खोट नजर आ रहा है, अपनी सियासत के खोट के बारे में आप कब बात करेंगे? उस पर बात कीजिए। अदिति जी, आप बहुत निष्पक्ष पत्रकार हैं, निष्पक्ष एंकर हैं। वो मैं जनता की अदालत में छोड़ती हूँ सर, पैनलिस्ट से सर्टिफिकेट नहीं लेती मैं। पैनलिस्ट का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे, वो जनता देती है मुझे। अरे सुनिए ना, वो सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुद्दे पर आ जाइए। इसीलिए अरे सुनिए ना, अरे सर्टिफिकेट खूब प्यार करती है मुझसे, उसके लिए मुझे आपके कमेंट की जरूरत नहीं है। मुद्दे पर आइए, जवाब दीजिए। अरे सुनिए ना, कमेंट नहीं कर रहा हूँ। अरे सर, मुद्दे पर आइए, सुन रही हूँ, सुनाइए। अरे सुनिए ना, अरे भाई बोलने नहीं देंगे। इसीलिए मैंने आपको छोटी बहन बनाया। वजह यह है कि आप बहुत ही निष्पक्ष हैं, तो निष्पक्षता से बात करिए ना। आप देश की बहुत बड़ी पत्रकार हैं, आपको कहीं ना कहीं देश फॉलो करता है। मुझ पर डिस्कशन करने आए हैं सर, उस बात पर भी या मुद्दे पर बात करने आए हैं सर? अरे मुद्दे पे, हाँ, मुद्दे पर आ जाइए। मुद्दे पर आपकी दलील क्या है? आपका तर्क क्या है? चर्चा आप कर नहीं रही है। नहीं, तर्क पर बात कीजिए मुझसे। क्या है आपका तर्क? दर्शकों को भी समझ आए कि समाजवादी पार्टी का ये तर्क है, बताइए। हमारा तर्क ये है कि इंटेलिजेंस क्यों फेल हुई। उस दिन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सीएम कानपुर में थे और उसके बाद दंगा हुआ। आखिर क्यों दंगा हुआ? ये बहुत अहम सवाल है। ये सवाल देश पूछना चाहता है। आखिर इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? आप कह रहे हैं इन्होंने पत्थर फेंका, उन्होंने पत्थर फेंका। आखिर वो पत्थर आए कहां से? पत्थर फेंके क्यों गए? और जहां पर इतने बड़े लोग आए हो, देश के बड़े लोग आए हो, वहां पर इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल है साजिश का। ये सवाल ये साजिश का हिस्सा है। इसमें गंभीरता से मनन करना चाहिए। इसमें सरकार को मनन करना चाहिए। वो सरकार मनन नहीं कर रही है, वो अननेसेसरी दूसरे तरीके के बयान दे रही है। सब बुलडोजर चलाएंगे। आप कह रही है कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? कोर्ट तब जाएंगे जब मौका मिलेगा ना। उनको पकड़ के आप बंद कर देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, उनके घर गिरा देंगे। कौन कोर्ट जाएगा? जाने के लिए कौन सा मौका होता है? जरा सा बताइए मुझे। आज कोर्ट तक कोर्ट जाने के लिए कौन सा वो शुभ मुहूर्त निकालना होता है कि कोर्ट जाया जा सकता है? आप बताइए जरा डॉक्टर अजीज खान। नहीं, मैं कह रहा हूं कोर्ट जाया जा सकता है। नहीं, कौन सा मुहूर्त होता है जिसमें कोर्ट जाया जा सकता है आपके हिसाब से? मैं ये पूछ रही हूं। देखिए, मैं ये अदिति जी कह रहा हूं, अगर इसका निष्पक्ष जांच हो जाए हाईकोर्ट के सिटिंग जज से या रिटायर्ड जज से, इसकी एक एसआईटी गठित हो जाए, क्या बुराई है? नहीं, आपने खुद रियलाइज नहीं किया। आपने ये कहा ये दंगा हो कैसे गया? किसी भी दंगे की निंदा करते सवाल है। सुन लीजिए मेरी बात। ये दंगा हो कैसे गया? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इंपॉर्टेंट सवाल है, सुन लीजिए मेरी बात। लेकिन आप खुद कंफ्यूज हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। आपने कहा ये दंगा हो कैसे गया, सरकार को जवाब देना। बिल्कुल जवाब देना है सर, सरकारी जवाब देगी इस पर, प्रशासन की जिम्मेदारी है। ये पत्थर कैसे पहुंच गए, इस पर सरकार को जवाब देना है। देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन आपकी दिक्कत यह है सर, जिन्होंने पत्थर पकड़े हुए थे, जिन्होंने पत्थरबाजी की, आप उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहे सर। उनके बारे में आपने एक शब्द नहीं बोला सर। नहीं बोला सर आपने एक शब्द। और यही आपकी सियासत को एक्सपोज करता है। इसीलिए सुना। नहीं सर, अब आप इंतजार कीजिए। फराफैज कोई बात नहीं सर, चलिए कोई बात नहीं। इतनी देर भी अगर आपको लगता मौका नहीं दिया आपको, तो सर पूरी डिबेट आपके ही नाम कर दूंगी मैं। तब भी आप यही कहेंगे कि डिबेट में मुझे मौका नहीं मिला था। फराफैज, अदालत जाने के लिए मुहूर्त निकालना पड़ता है क्या? जांच कर ली जाए।
देखिए, दंगा करने की जो पनिशमेंट है वो दंगाइयों को जरूर मिलना चाहिए, उसमें कम्युनिटी का कोई बीच नहीं है। ये किस कम्युनिटी के हैं किसके नहीं है ये सवाल तो उठता ही नहीं है। क्रिमिनल होता है। दूसरी बात ये है कि जांच में इस सबको टाल देना चाहते हैं। जांच एक अलग विषय है, लेकिन जो क्राइम हुआ है उसका पनिशमेंट, उसका ट्रायल, उसका इन्वेस्टिगेशन वो एक अलग चीज है। तो आप इन्वेस्टिगेशन को इंक्वायरी में नहीं दबा सकते। और रही बात इसकी कि इंटेलिजेंस फेल हुए, अरे डांट देनी चाहिए आप लोगों की कि आप किस तरह से मैनेज करते हैं और उसी दिन का चुनाव करते हैं जब कोई इम्पोर्टेंट जो है इश्यू चल रहा हो या इम्पोर्टेंट डेज हो, इसमें आप किरकिरी कराने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते। तो मेरा जो है मेरा कहना यही है कि जो भी इसके पीछे है या जिनको यूज किया गया है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे कोई भी यूथ, आप ये देखिए जितने भी पोस्टर्स में फोटो है उन सारे फोटो में सारे यंगस्टर्स हैं, बहुत छोटी छोटी एज है, इनको शर्म नहीं आती, ये उनकी लाइफ बर्बाद कर देना चाहते हैं। जिस बच्चे पर एनएसए लगेगा उसकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। इनको इस बात का कोई लिहाज नहीं है, ना इनको शर्मिंदगी होती है। इन लोगों को ये अपने एयर कंडीशन ऑफिस में और रूम में बैठ करके इस ठहाका लगा करके हंसते हैं, इन लोगों को बलि का बकरा बना करके। तो ना सिर्फ इन लोगों को पनिशमेंट मिलना चाहिए जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया है, इनके पीछे जो लोग हैं उनको उससे ज्यादा सख्त सजा मिलनी चाहिए और बुलडोजर बिल्कुल चलना चाहिए और उनकी प्रॉपर्टीज पर भी चलना चाहिए जो इसके पीछे है। जब पीएफआई का नाम आ रहा है तो उसकी भी एक जांच होनी चाहिए, आखिर कहाँ से ये सब पैसा आ जाता है, किस तरह से ये मैनेज हो जाते हैं, किस तरह से ये सब लाइसेंस हो जाते हैं, क्यों बच्चों के वालिदैन उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। उस प्रोटेस्ट में क्या सारे यंगस्टर्स ही थे और कोई लोग नहीं थे? तो ये एक प्री प्लान्ड प्रोग्राम था जिसको अंजाम। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे जवाब मुजीबुर रहमान देंगे जल्दी से। मुजीबुर रहमान, फराज जी ने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाए यहाँ पर, क्या जवाब है आपके पास? जी, पत्थरबाज, आपने कहा था कि पत्थरबाज देखने हैं आपको, मैं आपको पत्थरबाज दिखा रहा हूं। आपको दिखाई दे रहे हैं ये पुलिस वाले घरों में, गली में कोई भी नहीं है, ये कानपुर की पिक्चर है। ये आप मुझे सुनिए, स्क्रीन पर जो आरोपी है उनकी तस्वीर हम एक सेकंड सुन लीजिए मुजीबुर रहमान, लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू, आपको शायद समझ नहीं आ रहा बार बार। नहीं, आप ये आरोपियों की जो फोटो है उन पर भी जरा सा एक कमेंट आप कर लीजिएगा। और दूसरी बात, मुझे पत्थरबाज नहीं देखने हैं सर, ये आरोपी नहीं है। मैं संविधान में यकीन रखने वालों में से हूँ, आपकी तरह सिर्फ बात नहीं करती हूँ, आपकी तरह सिर्फ दावा नहीं करती हूँ कि मैं संविधान में यकीन रखती हूँ। मैं संविधान में यकीन भी रखती हूँ, उसमें जो प्रक्रिया है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिन्हें रोल्स असाइन किए गए हैं, खासतौर पर अदालतें, उन पर मेरा भरोसा, आप वकील होंगे लेकिन मेरा भरोसा बहुत ज्यादा है और मुझे पूरी उम्मीद है आपका भी भरोसा होगा। अब तो आप ये बताइए, यहाँ पर जो आप चला रहे हैं ना, ये जो वीडियो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस को दे दीजिए, इसे वेरीफाई करा दीजिए, मेरा आपसे वादा है वीडियो हम अपने स्क्रीन पर चला देंगे। लेकिन सुनिए सर, आप ये वेरीफाई करा लीजिए वीडियो, और मैं आपसे कह रही हूँ ये वीडियो मैं अपने शो में चलाऊंगी, आप वेरीफाई करा लीजिए, पुलिस से वेरीफाई करा लीजिए। सुन लीजिए ना प्लीज, बस आप हाथ में उठा के फोन, आप क्यों डर रही हैं? सर मैं क्यों डरूंगी, डर तो आप रहे हैं सर। आपको कायदा बता रही हूँ मैं, नियम बता रही हूँ, आपको पता होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। लॉयर बताते हैं ना आप अपने आप को, आपको नहीं पता क्या? नियम कायदे नहीं जानते हैं आप, नियम कायदे नहीं जानते हैं। बट मैं यहाँ पर सोशल मीडिया की यूनिवर्सिटी नहीं चला सकती हूँ, मैं नहीं चलाती, ये आपको पता होना चाहिए। और एक वकील होने के नाते आपको तथ्यों पर बात करनी चाहिए। हमारे साथ तारिक फतेह कॉलमनिस्ट है, तारिक फतेह जी, जिन पर पत्थरबाजी के आरोप लग रहे हों, जिन पर पेट्रोल बम फेंकने के आरोप लग रहे हों, जो वीडियोस में दिखाई दे रहे हों, क्या उनका डिफेंस हो सकता है? कोई मीडिया ट्रायल चलाने की यहां पर बात नहीं है, हम सिर्फ वो दिखा रहे हैं जो खबर है। लेकिन ये कैसी सोच है जो पुलिस को कटघरे में खड़ा करती है, जो अदालत नहीं जाती है, जबकि एक लीगल ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, लेकिन सियासत जमकर करती है और विक्टिम कार्ड भी खूब खेलती है। देखिए, ये तो एक ट्रेडिशन बन गया है ना कि किस तरह दंगा फसाद करना है। तो कानून के थ्रू या कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के थ्रू तो ये ट्रेडिशन नहीं है। आप सड़क पे आ जाएं, पथराव वथराव कर लें, उससे आप लोगों की नजर पड़ जाती है आपके ऊपर, या आप किसी को तंग कर सकते हैं। That's the traditional format, unfortunately, by some communities in India.
मुजीबुर रहमान, किस तरह की ट्रेंड हम सेट करना चाह रहे हैं देश में? ये आप बताइए ना, पुलिस किस तरह का ट्रेंड करना चाह रही है? और आप पुलिस को गलत नहीं कह रही हैं अगर वो पथराव कर रही है तो? अगर पुलिस ने पथराव किया तो गलत किया या नहीं, ये बता दीजिए ना। 3 बार आपसे ये बात कही, एक कोई कायदा राजनेता होता नहीं है, आप कहेंगे और मैं आपकी तो बात पे यकीन करने लगूंगी। सर सुन लीजिए, सर सुन लीजिए, आप मैं गलत, पुलिस भी गलत, अदालतें भी गलत, कहीं तो जाकर कहीं आप बता दीजिए आपको किस पे भरोसा है? नहीं, आप ये बताइए मुजीबुर रहमान, आज बताइए किस पे भरोसा आपको? नहीं आप बता दीजिए ना। एक ही वीडियो क्लिप के आप आधा पार्ट ध्यान से, मैंने आपसे पहले ही कहा मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा है, उसने जो इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया उस पर भरोसा है। आपको तो नहीं है, चैनल पे चला रहे हैं, आपको नहीं है सर। दूसरा पार्ट आप पाठ पढ़ाने आए क्या कि क्या चला रहा है और क्या नहीं चलाना है चैनल पर? मैं आपसे सीखूं, ये बता दीजिए बस मुझे आज, मुझे आपसे सीखना है कि कौन सा वीडियो चलाना है, कौन सा नहीं चलाना। आपको ना कायदा पता है, ना नियम पता है, आप लॉयर खुद को कह रहे हैं सर। ये कम से कम सोच तो लीजिए 2 बार। आप हमसे नहीं पूछेंगी कि कौन सा वीडियो चलाना है, आपको वो चलाना है जो आपके एजेंडे पे सेट हो। आपको सच नहीं दिखाना दोनों तरफ का, आपको तो अपना सेलेक्टिव वीडियो दिखाना है। अच्छा, आपको सब पता है, आप अंतर्यामी है, आपको सब पता है। नहीं, आपको आप अंतर्यामी है। वैसे अपने आप को लॉयर आप कहते हैं, लेकिन अदालत पहुंचे आप, अदालत पहुंचे, इतना ज्ञान आपने दे दिया। जी न्यूज को आप बता रहे हैं वीडियो चलाइए, वो वीडियो चलाइए, ऐसे चलाइए, वैसे ना चलाइएगा, इसको ये मत बताइए, लेकिन आप अदालत नहीं जा पाए, अदालत नहीं जा पाए, खुद को लॉयर बताते हैं आप। तारिक फतेह मुस्कुरा रहे हैं, जवाब ले लीजिए। तारिक फतेह कबूल कर ली, अदालत तारिक फतेह नहीं सर, अदालतों में जाइए, हम अदालत जाइए, क्यों नहीं जाते आप? अदालत में जाना चाहिए आपको। जाती अगर हो रही है तो जरूर जाने चाहिए। अगर जाती हो रही है और आप अदालत जाएंगे, मैं कह रही हूं आपसे, मैं खड़ी होंगी आपके साथ। अदालतें कहें तो जाइए ना अदालत में, जाइए अदालत में, क्यों नहीं जा रहे? मैं तो शुरुआत से कह रही हूँ, डे 1 से कह रही हूँ, जाइए अदालत में। आपको पक्षपात दिखाई दे रहा है, नहीं जाएंगे, सिर्फ डिबेट के लिए रखा है। डिबेट में ये कहेंगे कि पक्षपात हो रहा है, टारगेट किया जा रहा है, समझ आ रहा है, इसीलिए बार बार ये सवाल पूछा कि अदालत जाएंगे या नहीं। आपने नहीं कहा कि अदालत जाएंगे, मुमताज आलम रिजवी ने नहीं कहा कि हाँ हम जरूर जाएंगे अदालत, डॉक्टर अजीज खान नहीं कह पाए कि हाँ हम जरूर जाएंगे अदालत, लेकिन आरोप सारे लगाएंगे। जल्दी से तारिक फतेह और उसके बाद सुशील पंडित जी, मैं आपको फ्लो दे रही हूँ, प्लीज जल्दी जल्दी, पहले तारिक फतेह फिर सुशील पंडित। ये ट्रेडिशन है, आप अपनी न्यूसेंस वैल्यू बढ़ाने के लिए आप अदालत थोड़ी जाएंगे। अदालत के लिए तो you will have to then accept the supremacy of the constitution and the law. लेकिन जिन लोगों के जहन में आज तक ये कॉन्फ्लिक्ट है कि what is supreme is religion or the nation, कौन सी चीज ऊपर आती पहले, कॉन्स्टिट्यूशन आता है या शरिया लॉ आता है? तो ये लोगों से जो अपने आप को मुसलमानों के लीडर मानते हैं, उनसे ये पूछे किस चीज से गाइडेड हैं वो, ये कब तक दंगे, ये क्या है, ये व्हाई डू दे कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स और आंख निकाल देंगे, गर्दन काट देंगे, ये धमकियां क्यों देते हैं? अपनी कम्युनिटी के अंदर के कोई इनकी कॉन्ट्ररी पॉइंट ऑफ व्यू से बात ही ना कर सके। यानी इंडिया के अगेंस्ट जब कोई बाहर दुनिया में होता है तो सेलिब्रेट मुसलमान क्यों कर रहे हैं? ये एटीट्यूड चेंज है ना। आप देखिए कि कतर जैसे छोटा मुल्क धमकी दे रहा है और लोग खुश इंडिया में हो रहे हैं कि वाह देख लिया। दिस इज स्लाइटली अ फेलियर ऑफ द कम्युनिटी एज वेल एज। मैं समझता हूँ कि इंडियन स्टेट के कब तक आप टॉलरेट करेंगे कि डुअल लॉयल्टीज के साथ लोग बैठे हुए हों? या तो पहले इनको ये कहना चाहिए कि अबव द रिलीजन दे आर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंडियन या हिंदुस्तान के शहरी हैं। पहली चीज धर्म नहीं हो सकता, ये हाँ मजहब नहीं हो सकता कि आप उम्मा की बात करें और दुनिया भर में आप हिंदुस्तान को बदनाम भी करें। और जो नजर आ रहा है मुझे, मैं देख रहा हूं कि कैसे एक ऑर्गेनाइज तरीके से इंडिया इज बीइंग ब्लेम्ड एट वेरियस इंटरनेशनल फोरम। और वो और बताइए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज को हैज द अथॉरिटी के वो लेक्चर करे हिंदुस्तान को डेमोक्रेसी पे, जहां डेमोक्रेसी की बिलीव ही नहीं है। किसी मुल्क में इलेक्शन ही नहीं होता, वहां पे वो लेक्चर कर रहे हैं हिंदुस्तान को। और हिंदुस्तान के मुसलमान खुश हैं कि भैया देखा हमारे अरब दोस्तों ने
पकड़ लिया आपको। दिस इज डेंजरस फॉर द फ्यूचर। जवाब ले लीजिए इस पर मुजीबुर रहमान। भैया इनकी सोच है, इनकी आइडियोलॉजी है, जिससे ड्राइव इन हो जाए गलत के साथ खड़े होके। हम जिस चीज से ड्राइव इन है वो हमेशा हमें सही रास्ते पे लेके जाता है, वो हमारा कुरान है और वो कहता है कि सही के साथ रहो चाहे कुछ भी हो जाए। हमें कोई हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हमारा कोई सिलेक्टिव क्लिपिंग नहीं है। हम तो दोनों तरफ की सही बात करते हैं अदालत के अंदर। आप करें कि भाई आपका एजेंडा होगा, हमारा कोई एजेंडा नहीं, हमारा एक ही एजेंडा है, बी विद द राइट, दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ नहीं। जान चाहे देनी पड़ जाए, जान चाहे लेनी पड़ जाए सही के लिए, और यही प्रिंसिपल हर आदमी का होना चाहिए। और सही के लिए रहेंगे, सही के लिए जिएंगे। हम अपने प्रिंसिपल्स नहीं तोड़ेंगे। पावर में कोई भी कितना बड़ा बताइए मुझे, दोनों सवालों के जवाब दीजिए। कितना बड़ा फांसीवादी आ जाए हम नहीं झुकेंगे। आपके आरोपों के लिए वक्त नहीं है, पहले ये बताइए। अभी आपने कहा ना कि हम तो राइट के साथ खड़े होंगे, पहले बताइए व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ राइट। अगर इनका ऑडियो डाउन कीजिए, ऑडियो डाउन कीजिए पहले इनका, क्योंकि सुन नहीं पाएंगे। मुजीबुर रहमान, आपकी आवाज इस समय टीवी पर नहीं जा रही है। अभी आपने कहा आप सही के साथ खड़े होते हैं ना, तो ध्यान से सुनिए। बताइए आज दर्शकों को ये राइट की डेफिनेशन परिभाषित कीजिए। ये राइट क्या है, ये राइट क्या है, और उस राइट को कौन डिसाइड करता है? जल्दी से 30 सेकंड्स में इन दोनों सवालों के जवाब। ये मॉरल लेक्चर मत दीजिएगा प्लीज। बताइए ये राइट क्या है और उसे परिभाषित कौन करता है, डिसाइड कौन करता है कि हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग? ये तो जो भी आदमी इंसान होगा ना, जिसके अंदर कॉमन सेंस होगा, उसे पता चल जाएगा कि वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। जब कोई आदमी एक वीडियो क्लिप को काटता है और काटने के बाद जिसमें पुलिस पत्थर फेंक रही है उसे डस्टबिन में डाल देता है, और दूसरी वाली क्लिप को दिखाता है जिसमें रिटेलिएशन में लोग पत्थर फेंक रहे हैं, उसे कहते हैं कि राइट और रॉन्ग की समझ वहां उसको खुद हो जाती है। अच्छा। यहाँ पर उसने गलत किया। हम दोनों को कहते हैं। हमारे हम ये आपके हिसाब से कानून के रॉन्ग साइड वाले आर राइट और रॉन्ग, ये बताइए जरा मुझे। और हमने मुजीबुर रहमान वकील है, थोड़ा सा तो वकील की जैसे बात कीजिए। कानून की जो गलत साइड दिखाई दे रहे हो वो राइट है या रॉन्ग है? मैं ये पूछ रही हूं। आप भी तो आप बिल्कुल राइट है। ये बिल्कुल राइट है। अपना डिफेंस करना कानून बहुत में बढ़िया। तो कानून की गलत साइड आपको दिखने वाले लोग भी राइट हैं। अब इसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुजीबुर रहमान खुद ये तय कर लेंगे कि इस देश में कौन राइट है। तो इस देश में ना अदालतों की जरूरत है। थोड़ी देर पहले जो मैं इनसे सवाल पूछ रही थी, तो ना अदालत चाहिए, कोर्ट कचहरी की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें पता है व्हाट इज राइट। इन्होंने कह दिया कि जिस संविधान की दुहाई देते हैं उसमें कानून की तरफ अगर कोई रॉन्ग साइड भी दिखाई दे रहा हो तो भी वो राइट है इनकी किताब में। बेहतरीन। सुशील पंडित। अदिति जी, ये खास मौका देखकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। 24 फरवरी 2020 को डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, तब दिल्ली में दंगा करवा दिया था। कानपुर में देश के सभी शिखर नेतृत्व उपस्थित था, तो कानपुर में दंगा करवा दिया। इन्होंने तय कर लिया है कि किसको फांसीवादी कहना है और फिर उसके बाद किसके खिलाफ दंगा करना है, कहां पर सड़कों पे उतरना है, कहां पर आगजनी करनी है। हमारी गलती यह है कि हम बर्दाश्त करते हैं। दिल्ली डोनाल्ड ट्रंप ने दंगा नहीं करवाया था। हमारा बर्दाश्त करना ही इन दंगों की पुनरावृत्ति देता है। जिस तरह कतर में या कुवैत में या किसी भी ये ममालिक में मिडिल ईस्ट के दंगा करने की सजा अगर दी जाती है जैसी वहां यहां दी जाए तो होश ठिकाने आ जाएं। लेकिन नहीं, हम लोग रुई में लपेट के रखते हैं दंगाइयों को, उनके लिए तर्क करते हैं, उनके बचाव में खड़े होते हैं, अतिक्रमण का विरोध करते हैं, अतिक्रमण करने वालों के पक्ष में खड़े होते हैं और उसको हटाया जाए तो विरोध करते हैं। यही वजह है कि इस देश में बार बार दंगे होते हैं। नसीहत मिल जाए एक बार अच्छे से तो भूल जाएंगे ये दंगे करना। एक और बात बताएं मुजीबुर रहमान, आप जब अभी अपना पक्ष रख रहे थे सर, क्या मैंने सही सुना? आपने कहा कि सही के लिए हम जान दे भी देंगे और जान ले भी लेंगे। आप कायम हैं इस बात पर?
बिल्कुल कायम है। सर आप जान लेने वाले कौन है? आपको भी करना चाहिए। नहीं, आप जान लेने वाले कौन है सर? सुशील पंडित को आप जान लेने वाले कौन है? गलत का रास्ता आप जान लेने वाले कौन है इस देश में? आपको ये हक किसने दिया है? जरूरत पड़ेगी कानून ने, संविधान ने दिया है ये हक हमें। जान लेने का हक कानून ने आपको कहा है कि आप ले लीजिए जाकर जान। हमें दिया है कानून ने आपसे कहा है कि जान ले लीजिए। बिल्कुल आपको ये पावर दी है। कौन से, मुझे बताइए कहाँ लिखा है, बताइए जी। हाँ, ये वकालत में कौन से पन्ने पर आपने पढ़ा है, जरा बताइए हमें। जान देने का भी हक दिया है देश के लिए। जान लेने का हक जो है, कानून अपने हाथ में लेने का हक जो है, कौन सी किताब में लिखा है, कौन से पन्ने पर लिखा है, बताइए पहले। आज आवाज नीचे कीजिए पहले और बताइए मुझे, कानून की कौन सी किताब में लिखा है जान लेने का? देख रही है ये किताब? नहीं, बता दीजिए मुझे पहले, बताइए कानून की किताब में। हाँ बताइए, कानून की किताब में जान ले लेने का हक आपको दे दिया है कि आप ले लीजिए किसी की भी जान। बताइए पहले, बताइए मुझे। दिख रही है आपको? अरे सर मुझे क्या दिखाई दे रहा है? मैं तो बहुत कुछ देख पा रही हूँ, मैं तो बहुत कुछ देख पा रही हूँ जो आप नहीं देख पा रहे हैं सर। तो मैं क्या देख रही हूँ वो सवाल पूछिएगा ही नहीं। आपको जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसका दायरा लिमिटेड है, मुझे बता दीजिए कौन से पन्ने पर लिखा है कि आपको ये राइट है कि आप कानून को अपने हाथ में ले सकते हैं। इस किताब का पन्ना दिखा दीजिए मुझे कि कानून के पन्ने, इस पन्ने पर ये लिखा है, ये फलाना कानून कहता है कि आप जान ले लीजिए, आप आगजनी कर लीजिए, आप पत्थरबाजी कर लीजिए, आप पेट्रोल बम फेंक दीजिए। आप दिखा दीजिए मुझे किस किताब, इस किताब के कौन से पन्ने पर लिखा है? नहीं, किताब कानून दे। हाँ बताइए। जुबान लड़खड़ा गई अदिति जी, अब ऐसा मत करिए। मेरी कोई जुबान नहीं लड़खड़ा रही है भाई, मैं आपके पास खुद सवाल के साथ आई हूँ। जुबान आपकी लड़खड़ाती होगी, कदम आपके लड़खड़ाते हैं, कानून की पांव लड़खड़ा रहे हैं, कानून का तराजू लड़खड़ा रहा है। सोच रहे होंगे किन्होंने कानून पढ़ लिया और क्या कानून था और क्या पढ़ लिया। फराह फैज हमारे साथ है। फराह फैज, थोड़ा सा इनको कानून पढ़ा दीजिए। मैडम आपने भी पढ़ा है कि किताब में कि पत्थरबाजी कर लो, पेट्रोल बम फेंक लो, कानून अपने हाथ में ले लो, हक दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। ये अभी आपको ये बता रहे थे कि इसमें आप आधी क्लिपिंग्स को काट करके डिस्प्ले कर रहे हैं, तो इनको एज एन एडवोकेट ये नहीं पता है कि अगर इस तरह की क्लिपिंग्स कोर्ट में जाएंगे तो वो एडमिसिबल है ही नहीं, तो इनको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, इस तरह की लैंग्वेज शुरू से आज लास्ट डिबेट हो गया है, ये यूज कर रहे हैं, जान ले सकते हैं, जान दे सकते हैं। जान लेने की और देने की जो बात आई है वो कंट्री के लिए है, इस तरह के राइट्स करने के लिए, इस तरह के दंगे भड़काने के लिए, इस तरह का माहौल तैयार करने के लिए, कम्युनल वायलेंस करने के लिए जान लेने देने का कोई जिक्र नहीं है। इसके लिए सीधा सीधा सा पनिशमेंट है अगर आप इस तरह की बात करते हैं। और आप अपने साथ किताब रख करके इस तरह से दिखा जो रहे हैं, ये आपकी कमजोरी को साबित करता है कि आपको कानून की जानकारी बिल्कुल नहीं है और आप कानून की जानकारियों का, कानून के सेक्शंस का गलत इस्तेमाल करते हैं और आप कतई भी एक वकील कहलाने के लायक नहीं है। और आप लोगों की वजह से आज जो मासूम यूथ है वो कम्युनलिज्म की तरफ चला गया है और उसका गलत इस्तेमाल नेता लोग या आप जैसे लोग कर रहे हैं। और आप जैसे लोग और जमीयत उलमा हिंद जैसे लोग जो ये कहते हैं कि हम इस तरह के बच्चों का जो है वो केसेस लड़ेंगे, उनको प्रोटेक्शन देते हैं, तो आप जैसे सबसे पहले आप जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आप जैसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, आप लोगों को पनिशमेंट मिलना चाहिए ताकि कोई भी इस तरह की हरकत ना कर सके कि वो इस देश के यूथ का गलत इस्तेमाल करे, इस देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा। तो किस तरह से आज आपने हमारी डिबेट में देखा है कि किस तरह कानून को ट्विस्ट और डिस्टॉर्ट किया जा सकता है। डिफेंडिंग द इंडिफेंसिबल, शायद इसी को कहते हैं। और थोड़ी देर पहले तारिक फतेह, मैं वापस आपको मंच दूंगी, आपने कहा था भारत के खिलाफ दुष्प्रचार की बात। AIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुनना आपके लिए जरूरी है, जो अभी तारिक फतेह कह रहे थे। कानपुर मामले में मुस्लिम देशों के बयान को भारत की बदनामी वो बता रहे हैं। ये कहते हैं कि भारत की विदेश नीति की ये नाकामी को दिखाता है और सरकार को, ये आरोप लगाते हैं सरकार पर कि सरकार को भारत के मुसलमानों की नहीं, अरब वर्ल्ड की ज्यादा फिक्र है। बीजेपी डेलिबरेटली अपने लोगों को बोलती है जाकर गाली दो, हेट की जो स्पीचेस हैं वो करते रहो, नफरत पैदा करो मुसलमानों के ताल्लुक से देश में। और जब मामला गर्म हो जाता है बीजेपी फौरन बोलती है नहीं 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 हम तो माफी चाहते हैं, इनको हटा दिया हमने। क्या सस्पेंशन कोई वजह, अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता आपके स्पोक्स पर्सन को?
क्या 295, 153 आईपीसी नहीं है? क्या वो सिर्फ खाली प्रधानमंत्री के खिलाफ बोले तो होगा? अगर ये गल्फ कंट्रीज में इंडियंस के खिलाफ हॉस्टिलिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा? अगर ये लोग हॉस्टिलिटी शुरू कर देंगे और हेट वायलेंस वहां पर शुरू हो जाएगा इंडियंस के ऊपर, तो कौन जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री जी बताइए। और देश को 55% रेमिटेंस यही कंट्री से आता है जिसका मैंने भी नाम लिया। क्या कर रहे हैं? कौन सी फॉरेन पॉलिसी है प्रधानमंत्री जी आपकी? 56 इंच की सीना की फॉरेन पॉलिसी। आपने देश की फॉरेन पॉलिसी को बर्बाद कर दिया। जो डोमेस्टिक हेट पॉलिटिक्स है वो फॉरेन पॉलिसी को आप कन्वर्ट कर दिए उसको, और उसका खैमियाजा हम देख रहे हैं। तारिक फतेह, क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी? आप हंस रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं क्योंकि सारा ये जो गल्फ का रिएक्शन है ये इनकी वजह से है। ये अपनी अथॉरिटी मानते हैं इंटरनेशनल उम्मा के उसके अंदर। इनको हिंदुस्तान का कानून, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूं, ना ये कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं ना लॉ को, ये मानते हैं शरिया को। ये इनकी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये है कि ये अपने नाम सिर्फ अरबों के नाम रखते हैं, कभी कोई हिंदुस्तानी नाम नहीं रखा है इन्होंने अपने बच्चों का। और ये कतर और अरब मुल्क लेक्चर करेंगे हिंदुस्तान को डेमोक्रेसी के ऊपर। कतर जहां 30,000 हिंदुस्तानी मर चुके हैं वो फुटबॉल स्टेडियम बनाने के अंदर, जहां टॉर्चर किया जाता है, जहां कोई वोट नहीं डाल सकता, वो लेक्चर दे रहा है आज हिंदुस्तान को। और उसके ऊपर हिंदुस्तान के मुसलमान नाच रहे हैं कि देखा कतर ने टंगड़ी लगा दी, मार दिया, यूं कर दिया। आप खुश देखिए कि खुशी कितनी है ये इस्लामिस्ट फ्रंट में कि अरब दुनिया इंडिया के अगेंस्ट हो गई। अरे इंडिया इज देयर, दैट इज व्हाई सम ऑफ दीज अरब कंट्रीज आर फ्री। ये इंडिया की कंट्रीब्यूशन है कि वहां पे लोग इकोनॉमी सब कुछ बनाए किसने है? ठीक है, इंडियंस ने बनाई है। ये पूरा यूएई, पूरा अबू धाबी, ये कौन लोग हैं? क्या भिखारी थोड़ी जाते हैं वहां पे? पीपल सेल देयर स्किल्स, दे बाय इट। और उन्होंने पूरा दुबई और कतर, ये सब, कुवैत, 150 साल से वहां हिंदुस्तानी, वहां हिंदुस्तान का रुपया जो था वो चलता था, वो इनकी कोई करेंसी थी। ऐसे बात करते हैं जैसे कोई भिखारी बैठे हुए हैं। ये इनकी मिजाल कैसे कतर की कि वो लेक्चर करे इंडिया को डेमोक्रेसी पे? इंडिया को चाहिए कि वो बॉयकॉट करे, वर्ल्ड फुटबॉल टीम खत्म करे और कॉम्पनसेशन मांगे जो 30,000 हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी मर चुके हैं उनके स्टेडियम्स बनाने में। ठीक है, मुजीबुर रहमान और उसके बाद डॉक्टर अजीज खान। तो वीडियो दिखा लिया, किताब दिखा लिया, अब क्या दिखाएंगे सर? हालांकि किताब में वो नहीं लिखा था जो आपने कहा, पर चलिए कोई बात नहीं। अरे मुजीबुर रहमान जी, आवाज नहीं आ रही सर? नहीं, आ गई आवाज। तो यानी कि ना आपने वीडियो को सच मानना है, ना देश के कानून को सच मानना है। तो आप जिसकी किताब पढ़ रही है ना नागपुर की, आप उसी को सच मानती रहिए। मैं किसकी किताब पढ़ रही हूँ मुझे आपसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, और मैंने कौन सी किताब पढ़ी है उस पर भी आपकी टिप्पणी की जरूरत नहीं है, जनता पर छोड़ दीजिए। पर आपने कानून की किताब नहीं पढ़ी है, ये आज साबित हो गया। आपने कानून की किताब नहीं पढ़ी है, आज ये साबित हो गया। नहीं, मैं तो आपको भी पढ़ा दी, अभी आपको भी पढ़ा दी मैंने तो। अरे क्या पढ़ाएंगे सर आप मुझे क्या पढ़ाएंगे जब आप ही नहीं पढ़े हैं, खुद ही आप नहीं पढ़ पाए, आप किसी को क्या पढ़ाएंगे सर? वैसे मैं आपको बता दूं सर, प्लीज सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। मैं रोज किताब पढ़ती हूँ, सो सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, अनलाइक यू, बट मैं रोज किताब पढ़ती हूँ। और कॉमन सेंस पर, अच्छाई पर, राइट साइड कब लेना है, किसकी राइट साइड लेनी है, इसे लेके मेरे मन में कोई दुविधा नहीं है। तो मुद्दे पर आइए, तार्किक तौर पर बात कीजिए। बहुत निजी टीका टिप्पणी की सर आपने, आज ये मुद्दे पर आ जाइए। नागपुर का रिसाला मत पढ़िए सर। आपने 4 बातें
रटी हुई हैं। नागपुर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी टारगेट किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, हक की लड़ाई। लेकिन वो किसके हक की लड़ाई है, कहां लड़नी है, वकील होने के बावजूद आपको पता नहीं है सर। तो आपके पास 20 सेकंड है अगर मुद्दे पर बात करना चाहते हो सर। और नागपुर से आपको दिक्कत है तो जाइए नागपुर के खिलाफ आंदोलन कीजिए, जाइए नागपुर के खिलाफ जो बातें उठानी है जाकर आंदोलन कीजिए, प्रदर्शन कीजिए। क्या एक डिबेट में आते हैं तो आपको नागपुर याद आता है, बस इतना प्यार करते हैं आप नागपुर से, इतना प्यार करते हैं। अब मुद्दे पर आ जाइए। वैसे मैं कानपुर की बात कर रही हूँ, नागपुर की नहीं। आ जाइए मुद्दे पर। उसी पत्थरबाज पुलिस के साथ खड़ी हैं। हमें अफसोस इस चीज का है कि आप देश के मजलूमों के साथ ना खड़े होकर के पत्थरबाज पुलिस के साथ खड़ी हैं। सर सुनिए, ध्यान से सुनिए, पहले भी मैं कह चुकी हूँ, मैं सही के साथ खड़ी हूँ, मैं कानून के सही के साथ खड़ी हूँ। इस वक्त आप कानून की रॉन्ग साइड पर भी खड़े व्यक्ति को सही मानते हैं, मैं कानून के रॉन्ग साइड खड़े व्यक्ति को रॉन्ग मानती हूं। और यही फर्क है आप में और मुझ में। अब किताब किसे पढ़नी है ये मैं जनता की अदालत में छोड़ देती हूं। सुशील पंडित, कोई बात नहीं सर, सुशील पंडित, लेट द पब्लिक डिसाइड प्लीज, दे आर माई जज नॉट यू। सुशील पंडित, आप शायद म्यूट पर हैं सुशील जी, आवाज नहीं आ रही है सर। ऐसे वकीलों का अदिति जी लाइसेंस टू प्रैक्टिस रिवोक हो जाना चाहिए, कैंसिल हो जाना चाहिए, जो खुलेआम मीडिया पर जान लेने और जान देने की बात करते हैं और जो कानूनों को तोड़ मरोड़ कर अपनी जान लेने की और जान देने के अधिकार को सही जतलाते हैं। ऐसे वकीलों का लाइसेंस रिवोक हो जाना चाहिए। सर आप कौन से कोर्ट में जज है? आपने वर्डिक्ट पास किया अपना। अभी तो आप पूरा सर्टिफिकेट दे रहे थे, खुद सर्टिफिकेट देने वाले व्यक्ति अब ये कह रहे हैं आपने कौन सी अदालत। अरे सर पहले तो क्लैरिटी आपको होनी चाहिए मुजीबुर रहमान। मैं इस देश का और मुझे लगता है कि इस देश में कानून की धज्जियां उड़ेंगी अगर आप जैसे वकील अदालतों में प्रैक्टिस करेंगे। आपको हाथ जोड़ करके माफी उस कॉलेज से मांगनी चाहिए, उस प्राचार्य से मांगनी चाहिए जहां से आपने लॉ की डिग्री ली है। अब तक आपकी बड़ी जरूरत है इस देश को। आप जल्दी से हिंसा की नैया पार लगाइए, जल्दी से हिंसा की नैया को पार लगाइए, जल्दी हिंसा की नैया पार लगाइए। जज साहब आप कहाँ थे अब तक? मौका आएगा, आएगा मौका, इसी तरह हाथ जोड़कर आंखों पे चश्मा लगा हुआ है ना। चलिए सर, आप तार्किक कंगाली होती है तो निजी हमले होते हैं। मुजीबुर रहमान साहब, तर्कों पर बात होनी चाहिए। एक वकील से तो कम से कम ये एक्सपेक्टेशंस रखी जा सकती हैं कि वो तर्कों पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पास वक्त इतना ही है। और वकील साहब कोशिश कीजिएगा, प्लीज मेक श्योर यू आर ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ, ये जरूर कोशिश कीजिएगा। बस इतना कहना चाहती हूँ। और आज हमने सवाल ये पूछा था, क्या कानपुर हिंसा में राजनीति है, क्या कानपुर हिंसा में, ये देखिए सवाल के पीछे कोई नेता है? जवाब आपके स्क्रीन पर है।